हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसमीटर की। और खासकर हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो कंसंट्रेट होगा रेडियो ट्रांसमीटर पर। और रेडियो ट्रांसमीटर जहां एएम मॉड्यूलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आज इसका टॉपिक है एएम ट्रांसमीटर। सबसे पहले हम जाने कि ट्रांसमीटर किसे कहते हैं। सो ट्रांसमीटर इज an electronic unit that accepts information signal and converts it into an RF signal capable of being transmitted over long distances। या मैं यूं कहूं कि माइक से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना और इस तरह कन्वर्ट करना कि वो लंबी दूरी तय कर सके। तो ये होता है काम ट्रांसमीटर का कि इंफॉर्मेशन सिग्नल जो खास करके एएम ट्रांसमीटर में एक ऑडियो सिग्नल होता है जो कि हमें माइक से मिलता है। माइक जो कि एक ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो माइक से इंफॉर्मेशन सिग्नल लेकर के उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना और इस काबिल तैयार करना कि वो लंबी दूरी तय कर सके। तो ये काम करता है ट्रांसमीटर। और रेडियो ट्रांसमीटर एक कम्युनिकेशन मीडियम कंपेटिबल मीन्स लॉन्ग ट्रैवलिंग डिस्टेंस तय करने के लिए जिस वेव की हमें जरूरत पड़ती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, फ्री स्पेस में चारों ओर ट्रेवल कर सकता है। तो जो रेडियो ट्रांसमीटर होगा वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को बिल्कुल उस कम्युनिकेशन मीडियम के कंपेटिबल तैयार करता है। और इस प्रोसेस में तीन मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है कैरियर जनरेशन, दूसरा है मॉड्यूलेशन और तीसरा है पावर एम्प्लीफिकेशन। और इसके लिए किसी भी ट्रांसमीटर में 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। और वो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि ट्रांसमीटर की हैं वो है नंबर 1, it must generate carrier signal of the correct frequency at a desired point in the spectrum। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कैरियर सिग्नल जनरेट होना है और कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसमिट कर सके, सिग्नल को लंबी दूरी तय कर सके। तो उसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की जरूरत होती है जो कि लोकल ऑसिलेटर सर्किटरी में तैयार किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट है इट मस्ट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन। और यहां पर देखिए बात हो रही है कि बिना किसी मॉड्यूलेशन के हम सर्किट को ट्रांसमीटर के सर्किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है मॉड्यूलेशन की। और हम चूंकि एएम ट्रांसमीटर की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, तो हम परफॉर्म करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली। ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है इट मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट पावर एम्पलीफिकेशन टू एंश्योर दैट द सिग्नल लेवल इज हाई एनफ टू कैरी ओवर द डिजायर्ड डिस्टेंस। सीधी सी बात यह है कि अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो लंबी दूरी तय करने के लिए उस सिग्नल का पावर भी सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट हाई होना चाहिए। और इसलिए हाई पावर एम्पलीफिकेशन किया जाता है ट्रांसमीटर सर्किटरी में ताकि सिग्नल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस, डिजायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। और फोर्थ पॉइंट जो कि रिक्वायरमेंट है ट्रांसमीटर का वो ये कि इट मस्ट प्रोवाइड सर्किट्स दैट मैच द इंपिडेंस ऑफ द पावर एम्पलीफायर टू दैट ऑफ द एंटीना फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर। आपको ये बता दें कि पावर एम्पलीफायर का आउटपुट इंपिडेंस और एंटीना का इनपुट इंपिडेंस जब तक कि
प्रॉपर मैच नहीं होगा, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तब तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा। तो पावर एम्पलीफायर जो सर्किट है उसका जो आउटपुट सिग्नल है वो प्रॉपरली कैच नहीं हो पाएगा एंटीना के द्वारा। तो अगर एंटीना पावर एम्पलीफायर सर्किटरी के आउटपुट सिग्नल को प्रॉपरली रिसीव करके उसको एयर में उसको लॉन्च कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आउटपुट इंपीडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर शुड बी मैच्ड विद द एंटीना। तो हमें इंपीडेंस मैचिंग की भी जरूरत होती है और इसके लिए स्पेशल सर्किट इनबिल्ट रहता है ट्रांसमीटर में। और ये बता दें आपको कि जिस ऑडियो सिग्नल की हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं वो ऑडियो सिग्नल साउंड सिग्नल होता है माइक का, और वो साउंड जो होते हैं 3 फॉर्म में होते हैं। पहला है स्पीच साउंड, दूसरा है म्यूजिक साउंड और तीसरा है साउंड इफेक्ट्स। आप किसी भी रेडियो में ये तीनों फॉर्म ऑफ साउंड्स को आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीच साउंड हो, चाहे म्यूजिक साउंड हो या साउंड के वेरियस इफेक्ट्स हो, हम ट्रांसमीटर के जरिए उसे ट्रांसमिट करते हैं। आइए अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एएम ट्रांसमिशन। यहाँ पे इस पिक्चर व्यू के जरिए देखिए कि साउंड सिग्नल जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म्स में होता है, साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन रिसीव कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन द्वारा कन्वर्ट किए गए लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो ये ट्रांसवर्स वेव बन जाते हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव या इलेक्ट्रिकल एसी सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में जा करके ये मॉड्यूलेशन का काम करते हैं। और किसका मॉड्यूलेशन का काम करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का। आपको बता दें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को लोकल ऑसिलेटर सर्किट में से लिया जाता है। लोकल ऑसिलेटर सर्किट जो जनरली क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट होता है, उससे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अराउंड 1 मेगा हर्ट्स या 1.5 मेगा हर्ट्स, अराउंड 1.5 मेगा हर्ट्स का यहाँ पर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिया जा रहा है। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का 2 इनपुट सिग्नल हुआ, पहला है कैरियर सिग्नल और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिग्नल। कैरियर सिग्नल ऑसिलेटर से क्रिस्टल ऑसिलेटर से हमें मिल रहा है, जबकि दूसरा जो सिग्नल है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल हमें माइक्रोफोन के जरिए मिल रहा है। और मॉड्यूलेशन यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से कैरियर सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन सेम रहेगा ओरिजिनल कैरियर सिग्नल के, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली कैरियर सिग्नल का जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है वो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड में चेंजेस आए हैं, और ये हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होकर के ये सिग्नल अब ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी को तय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है? हम इस ट्रांसमीटर के जरिए पहले उसे पावर एम्पलीफायर से पास करेंगे ताकि इसका पावर इतना सफिशिएंट हो, इतना हाई हो कि ये एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से में कन्वर्ट होकर के फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सके। तो पहला पार्ट हमने देखा कि इस एएम ट्रांसमीटर का पहला पार्ट होता है टेकिंग द कैरियर सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल, एंड both the signals are the input of amplitude modulator, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली कैरियर सिग्नल के पीक टू पीक एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर से होते हुए ये फिर केबल वायर्स के जरिए ये टावर का इस्तेमाल करके, हम आपको बता दें यहाँ पे केबल्स नहीं दिखाए गए हैं, बट ट्रांसमीटर का जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कॉपर केबल या दूसरे चैनल्स के माध्यम से ये ग्राउंड सरफेस से इसे एक सर्टेन हाइट जो कि एंटीना की हाइट पर ले जाते हैं, और एंटीना
जो होता है वो इस ट्रांसमिटिंग टावर के बिल्कुल पीक पॉइंट पर होता है और ट्रांसमिटिंग एंटीना उस केबल से सिग्नल को रिसीव करके, और मैं आपको बता दूं जब तक कि केबल में सिग्नल है, जब तक कि चैनल में सिग्नल है जो कि ट्रांसमीटर का आउटपुट सिग्नल है और केबल के माध्यम से ग्राउंड सरफेस से ये टावर के एक पीक हाइट तक पहुंचा और एंटीना तक पहुंचेगा, तो तब तक ये सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और जैसे ही एंटीना उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चैनल से रिसीव करता है और एंटीना फिर उसको लॉन्च करता है इस फ्री स्पेस में और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म हवा में तैरती हुई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसका हम ब्लॉक डायग्राम, टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम एंड वेरी फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो, दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो ट्रांसमीटर। वेरी फंडामेंटल डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि आप दो ब्लॉक्स देख रहे हैं, एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन और दूसरा है AF सेक्शन। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि ये जो डैश लाइन है, दिस वन इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन एंड दिस वन इज द AF सेक्शन। ये AF सेक्शन है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन। आपको ध्यान रखना होगा इस बात को कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन मीन्स ऑडियो सिग्नल जहां पर जनरेट हो करके और एम्पलीफाई हो करके वो मॉड्यूलेटर को भेजा जाएगा, और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ये स्पेसिफिकली कैरियर सिग्नल के लिए है और AF सिग्नल जो है स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए है। तो किस तरीके से बूस्टिंग हो रही है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की मॉड्यूलेटर में पहुंचने के पहले वो हम देखेंगे, और मॉड्यूलेटर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद में केबल के जरिए या चैनल के जरिए ये भेजा जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना में, और ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके फ्री स्पेस में लॉन्च कर देता है। तो चलिए हम इन सारे ब्लॉक्स को अब डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहला जो ब्लॉक है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए रेडियो सिग्नल को जनरेट करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बारी बारी से एक एक ब्लॉक का स्टडी करते हैं। द crystal oscillator is actually the source of स्टेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है स्टेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड करता है, और ये ही हमें क्या देता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के मल्टीपल फॉर्म में। जैसे अगर मैं कहती हूं कि 1000 किलो हर्ट्ज, तो 10,000 किलो हर्ट्ज इज द मल्टीपल ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी। और आपको बता दें कि एक्चुअली कॉलपिट्स टाइप क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर के फॉर्म में, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक जिसे हम कहते हैं बफर एम्पलीफायर। और बफर एम्पलीफायर एक्चुअली क्लास ए एम्पलीफायर होता है। क्लास ए एम्पलीफायर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और बफर एम्पलीफायर का काम क्या है, यहाँ देखिए, बफर एम्पलीफायर आइसोलेट्स द ऑसिलेटर फ्रॉम द RF एम्पलीफायर। RF सेक्शन में क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाद नेक्स्ट है बफर एम्पलीफायर। और चूंकि हम क्लास ए एम्पलीफायर्स के आउटपुट को डायरेक्टली RF एम्पलीफायर्स को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इम्प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, बफर एम्पलीफायर इस्तेमाल किया, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ। बफर एम्पलीफायर्स हैव अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए एम्पलीफायर्स का आउटपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है जबकि RF एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है। तो हम एक हाई आउटपुट इम्पीडेंस वाले सर्किटरी से सिग्नल ले करके लो इम्पीडेंस वाले सर्किटरी में हम सिग्नल को हम डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते, इसीलिए एक बफर एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया गया जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो है। तो इस तरीके से ये इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस का ये काम करता है।
है ना। और इस तरीके से प्रॉपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो फुलफिल होगा और क्लास ए एम्पलीफायर्स जो हैं, जो कि बफर एम्पलीफायर्स की तरह काम कर रहे हैं, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो उस सिग्नल को कहां पहुंचा देगा, आरएफ एम्पलीफायर्स तक पहुंचा देगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक में पर्पस ऑफ बफर एम्पलीफायर को हाईलाइट किया गया है। देखिए यहाँ पर it prevents transmitters from producing spurious frequency in the output signals, मीन्स ऐसे फ्रीक्वेंसीज जिनके मैग्नीट्यूड्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होता है, उन फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमीटर तक न पहुंचे वो काम करता है, उसे रोकने का काम करता है बफर एम्पलीफायर। और दूसरा काम करता है ये पावर एम्पलीफिकेशन का विद हाई एफिशिएंसी, एंड इट्स हाई इनपुट इंपिडेंस प्रिवेंट्स ऑसिलेटर्स फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट ना हो जाए और इंपिडेंस मैचिंग प्रॉपरली हो, ताकि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का आउटपुट सिग्नल है वो पावर एम्पलीफायर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के इनपुट से प्रॉपरली मैच करे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं बफर एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ब्लॉक को देखेंगे विच इज आरएफ या रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। और आपको बता दें कि इस आरएफ एम्पलीफायर में किस तरीके का एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है, इट इज नोन एज क्लास सी एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्लास सी एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को क्लास ए एम्पलीफायर्स और क्लास सी एम्पलीफायर्स का अगर याद नहीं है, सर्किट भूल गए हैं, तो थोड़ा आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक में जा करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आप क्लास ए एम्पलीफायर्स और क्लास सी एम्पलीफायर के सर्किट्स को स्टडी करिए, ताकि आप बफर एम्पलीफिकेशन और आरएफ पावर एम्पलीफिकेशन को अच्छी तरह समझ सकें। तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफिकेशन का काम करता है क्लास सी एम्पलीफायर, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा एम्पलीफायर होता है जो कि लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई पावर सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि आरएफ पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल है वो ड्राइव कर सके ट्रांसमिटेड सिग्नल को, जो कि एंटीना कैच करेगा, है ना। एंटीना को ड्राइव करने के लिए एंटीना इस पावर एम्पलीफायर्स के सिग्नल को रिसीव करके उसको प्रॉपरली लॉन्च कर सके एयर में, जिसका पावर हाई होगा वही वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकेगा। इसलिए आरएफ पावर एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आरएफ पावर एम्पलीफायर्स ड्राइव द एंटीना ऑफ अ ट्रांसमीटर। तो इस तरीके से अभी हमने आरएफ सेक्शन के जो डिफरेंट ब्लॉक्स थे, यहाँ देखिए इस ब्लॉक को मैं फिर आपको दिखा दे रही हूँ, ब्लॉक डायग्राम को। ये जो आरएफ सेक्शन के 3 ब्लॉक्स है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर और आरएफ पावर एम्पलीफायर, इसका डिटेलिंग हमने देखा। अब हम देखेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन के इन 3 ब्लॉक्स को, और उसे समझने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोफोन का जिक्र करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है हमारे गले में, वो वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है, वो साउंड एनर्जी एयर में वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है, और उस वाइब्रेशन को माइक्रोफोन रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड दैट बिकम्स द इलेक्ट्रिकल ऑडियो वेव्स, है ना। माइक्रोफोन्स आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ये एक ट्रांसड्यूसर है, जिसका मतलब ये होता है कि ट्रांसड्यूसर ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, that is vibrating air और मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था माइक्रोफोन का काम। अब हम देखते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स ये होते हैं स्पेसिफिकली ऑडियो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का जो सिग्नल है, उस रेंज के ऑडियो सिग्नल को क्या करना है, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करना मीन्स उसके वोल्टेज मैग्नीट्यूड को अपलिफ्ट करते हैं। और इसके बाद में है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पावर एम्पलीफायर्स मीन्स पावर एम्पलीफिकेशन करेगा। तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू रिसीव द amplified input from a series of voltage amplifiers, that is audio frequency amplifiers,
and provide sufficient power to drive RF transmitter। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है जो कि मॉड्यूलेशन के बाद में जो कि ट्रांसमिट होना है एयर में उसको ड्राइव कर सके, इसलिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट सिग्नल को अगेन पावर एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के जरिए हमें ये काम आसानी से हो जाता है, पावर एम्पलीफिकेशन का काम हो जाता है। और जो नेक्स्ट ब्लॉक है एएफ सेक्शन में, एएफ सेक्शन के बाद लेट मी करेक्ट माय सेंटेंस, एएफ सेक्शन के बाद में यहाँ देखिए कि एएफ सेक्शन से पावर एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया और आरएफ सेक्शन से आरएफ पावर एम्पलीफायर सिग्नल जो कि कैरियर सिग्नल है। तो आरएफ पावर एम्पलीफायर का आउटपुट है कैरियर सिग्नल, एएफ पावर एम्पलीफायर का आउटपुट है कैरियर सिग्नल, और ये दोनों कैरियर सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल, एएफ पावर एम्पलीफायर का आउटपुट है इंफॉर्मेशन सिग्नल। मैं यहाँ आपको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दूं कि यहाँ मिल रहा है इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल या हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जबकि आरएफ सेक्शन का जो आउटपुट है वो होता है कैरियर सिग्नल, और ये दोनों सिग्नल होते हैं मॉड्यूलेटर के इनपुट, और मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो होगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और जिसे कि एंटीना के जरिए क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, है ना। ये इस तरीके से मॉड्यूलेटर में अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हम करेंगे, लेकिन चूंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने मॉड्यूलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वेरी शॉर्ट में यहाँ पर बता दें कि जो आरएफ मॉड्यूलेटर है ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को कैरियर सिग्नल के ऊपर में लोड करने का काम करता है एट अ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और देन ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमीटर की बात जब हम करते हैं तो ट्रांसमीटर की बात सोचने से ही हमें एक बहुत बड़े टावर का पिक्चर हमारे दिमाग में आता है, और हमें ये महसूस होता है कि उस टावर से सिग्नल्स जो हैं बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि वो टावर तो एक जनरली एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, इस आपको डायग्राम में दिखा दें, ये जो टावर है ये तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इस टावर के ऊपर में जो एंटीना को फिट किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, और उस एंटीना का जो बेसिक फेनोमेना है वो बेसिक फेनोमेना है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसका कि पावर बहुत हाई होता है उस सिग्नल को रिसीव करके उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में वो फ्री स्पेस में लॉन्च करता है। तो द टावर इज हैविंग एंटीना एट द टॉप ऑफ इट, एंड देन that antenna launches or radiates the modulated amplitude modulated signal in the free space in the form of electromagnetic waves। तो ये एंटीना क्या काम कर रहा है ये हमने थोड़ा सा देखा, और देखिए यहाँ पर इन ट्रांसमिशन अ रेडियो ट्रांसमीटर सप्लाइज एन इलेक्ट्रिक करंट टू द एंटीनास टर्मिनल, है ना। जो चैनल के माध्यम से जो सिग्नल्स जो गए हैं वो क्या करते हैं, एंटीना के टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, एंड एंटीना रेडिएट्स द एनर्जी फ्रॉम द करंट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नोन एज रेडियो वेव्स, ठीक है। ऐसा ऑडियो सिग्नल जो कि रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं रेडियो वेव्स, एंड रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच कैरी सिग्नल्स थ्रू द एयर और थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट विथ ऑलमोस्ट नो ट्रांसमिशन लॉस, दैट इज द आइडियल केस, नो ट्रांसमिशन लॉस इज द आइडियल केस। तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हम बात कर रहे थे, यहां से अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के लॉन्च हो गया, फ्री स्पेस में ट्रैवल करने लगा, और ये ओमनी डायरेक्शनल में चारों दिशाओं में ये ट्रैवल करने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एंटीना चारों दिशाओं में ट्रैवल करवाएगा फ्री स्पेस के जरिए सिग्नल्स को। यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये डोंट ऑलवेज जैप, दैट इज
टू एक्सपोज टू रेडिएशन थ्रू द एयर फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों वो रेडिएट करेंगे एयर के माध्यम से, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसकी पॉसिबिलिटीज कैसे हम डिसाइड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव्स वी वांट टू सेंड, हाउ फॉर वी वांट टू। यहाँ पे देखिए ये जो तीन जो पॉइंट्स हैं, क्या किस किस बात पर डिपेंड करता है एंटीना के द्वारा रेडिएशन? और वो जो पॉइंट्स है, सबसे पहली बात है कि हाउ फार, नंबर 1 कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 एंड नंबर 3 व्हेन वी वांट टू डू इट। देखिए इस बात को फिर से मैं आपको बोल रही हूं कि ये डिपेंड करता है, ट्रांसमिशन या रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पर हमको भेजना है सिग्नल को। दूसरी बात कि हम किस फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करके हम सिग्नल को भेज रहे हैं, और तीसरी बात कि हम कब उसे भेजना चाह रहे हैं, है ना। तो देयर आर एक्चुअली 3 डिफरेंट वेज इन विच द वेव्स कैन ट्रेवल। अब वो जरिया क्या है जिसके माध्यम से जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रैवल करती है, और इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करती है कि हम कितनी दूरी तक भेजना चाह रहे हैं सिग्नल को, किस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं, और हम कब उसे भेजना चाह रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, किस जरिए से ट्रैवल कर सकते हैं। और वो पहला जरिया है थ्रू लाइन ऑफ साइट, दूसरा जरिया है थ्रू ग्राउंड वेव, और तीसरा जरिया है थ्रू आयनोस्फेयर। यहाँ पर ये पहला जो है लाइन ऑफ साइट, ये दिस वन इज द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स आपको पता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर अगर डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करेगा, है ना। और जो दूसरी बात है कि ग्राउंड वेव, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड का जो सरफेस होता है वो कर्वेचर होता है। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाला जो यहाँ पे वेव, ये हल्का सा कर्वेचर, हल्का सा कर्वेचर इसलिए देख रहे हैं कि चूंकि ग्राउंड का जो पेरीमीटर है, या मैं बोलूं अर्थ का जो पेरीमीटर है, वो तो किलोमीटर में कई लॉन्ग डिस्टेंसेस में है। तो हम जब शॉर्ट डिस्टेंस पे रहते हैं, हम कुछ किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, से हम 100 किलोमीटर के भी दायरे में रहते हैं, तो वो कर्वेचर बहुत हल्का सा कर्व होता है, वो बहुत डीप कर्व नहीं होता, वो बहुत स्मॉल कर्व होता है। तो जो ग्राउंड वेव्स होती हैं वो इस सरफेस के, जो ग्राउंड सरफेस है उस सरफेस के कर्वेचर के अकॉर्डिंगली वो ट्रैवल करते हैं। और जो थर्ड है वो है वाया द आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो ग्राउंड सरफेस के एक हाइट पर आयनोस्फेयर होता है, और उस आयनोस्फेयर में इस तरीके से ये ट्रांसमिट होकर के इसने अपवर्ड्स मूवमेंट किया, और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के बाद में ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो नंबर 3 है ये वाया द आयनोस्फियर। अब हम इसका डिटेलिंग जरा देखें। यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ साइट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसके लिए ये इसका जो इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये टेलीफोन नेटवर्क या माइक्रोवेव्स में ये माइक्रोवेव्स के जरिए इसका इस्तेमाल होता है। हाई कम्युनिकेशन टावर्स का इस्तेमाल किया, जो यहाँ पे नंबर 1 के लिए आप देख रहे हो, ये टावर्स जो है ये ट्रांसमिटिंग टावर एंड द रिसीविंग टावर। तो ये जो टावर्स होते हैं ये हाई कम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो दूसरा, और हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन के लिए हमारा ये जो दूसरा है जो बाई ग्राउंड वेव, यही हमारे काम का वेव है। दे कैन स्पीड राउंड द अर्थ कर्वेचर इन व्हाट्स नोन एज ग्राउंड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, इसको आपको बता दूं मैं कि मीडियम वेव भी कहा जाता है, मीडियम वेव सिग्नल कहा जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, AM को मीडियम वेव भी कहा जाता है। और ये मीडियम वेव जो ट्रेवल्स करते हैं, ये मीडियम वेव्स शॉर्ट टू मॉडरेट डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि हम अपना स्टडी को कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, AM ट्रांसमीटर के लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें, देखिए इस चीज को ध्यान से, AM रेडियो tends to travel this way, means ground wave for short to moderate distances,
and we can hear radio signal beyond the origin when the transmitter and receivers are not within sight of each other. मतलब जब ये ट्रांसमीटर का टावर और रिसीवर का टावर जब लाइन ऑफ साइट के डिस्टेंस में नहीं होगा, मींस शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं होगा कि वो डायरेक्टली एक लाइन ऑफ साइट के पाथ में ये ट्रेवल कर सके, जबकि लॉन्ग डिस्टेंसेस में होगा, तब ग्राउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और ग्राउंड वेव्स के जरिए ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मीडियम वेव रेडियो सिग्नल्स ट्रेवल करती हैं, और यही हमारे AM ट्रांसमीटर का मेन एप्लीकेशन है या यूटिलिटी है। अब यहाँ पर थर्ड भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि जो थर्ड है वाया द आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर कैन शूट अप टू द स्काई, बाउंस ऑफ टू द आयनोस्फीयर एंड एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्ट ऑफ अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। आयनोस्फीयर किसे कहा गया है? आयनोस्फीयर जो होता है वो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है, जहां की जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और जो यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए जो सिग्नल लॉन्च किया गया है वो आयनोस्फीयर तक ट्रेवल करते हैं और वहां से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट करके वो वापस से अर्थ सरफेस की तरफ लौटते हैं, और दिस इफेक्ट्स वर्क्स बेस्ट एट नाइट। यहाँ पर देखिए कि जो ये इफेक्ट जो है ये नाइट के समय में, रात में ये जो आयनोस्फीयर का काम जो है ये बेस्ट पॉसिबल काम करता है, और AM रेडियो स्टेशंस आर मच इजियर टू पिक अप इन द इवनिंग्स और एट नाइट यूजिंग आयनोस्फीयर। तो इस तरीके से हमने एंटीना के द्वारा जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करेंगी और ट्रांसमीटर से ट्रैवल करके लॉन्च होकर के वो रिसीवर तक पहुंचेंगी, ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब हम बात करते हैं कि AM ट्रांसमीटर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो AM ट्रांसमिटेड सिग्नल का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं बहुत स्पीड से अब इस टॉपिक को कवर करती हूँ कि AM रेडियो इज द प्लेस टू गो फॉर टॉक रेडियो और स्पोर्ट्स। टॉक रेडियो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और स्पोर्ट्स में आपको बता दूं कि सबसे पहला जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वो पॉसिबल हुआ वो AM ट्रांसमिशन के जरिए ही पॉसिबल हुआ, और जो अर्लीस्ट वर्जन ऑफ रेडियो है वो AM रेडियो ही है, जिसका इस्तेमाल किया जाता था टॉक रेडियो के लिए और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स टेलीकास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन AM केवल कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही है ऐसी बात नहीं है। एयरक्राफ्ट्स also use AM to communicate with the tower at an airport। ये जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि AM ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो आपको इस तरीके से ये बता दें कि नंबर 1 एप्लीकेशन हमने देखा टॉक रेडियो के फॉर्म में, और नंबर 2 हमने देखा स्पोर्ट्स टेलीकास्ट के लिए। दिस इज द नंबर 1 एप्लीकेशन, दिस इज द नंबर 2 एप्लीकेशन। नंबर 3 एप्लीकेशन दैट aircrafts use AM to communicate with the tower at an airport, और नंबर 4 एप्लीकेशन है शॉर्ट वेव रेडियो uses AM for international broadcasting। तो इस तरीके से ये AM ट्रांसमिशन के एप्लीकेशंस थे। और आपको बता दें कि AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, स्पेसिफिकली जो वेरी फर्स्ट जो कि रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था, उसके लिए जो चैनल्स असाइंड है, चैनल्स मींस फ्रीक्वेंसी रेंज, वो होते हैं कहां से कहां तक 540 किलोहर्ट्ज, 540 किलोहर्ट्ज टू 1700 किलोहर्ट्ज, और उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो 10 किलोहर्ट्ज की स्पेसिंग होती है। इस पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि लोएस्ट जो इस डायग्राम में आप देखिए कि लोएस्ट जो है पॉइंट है ये 535 किलोहर्ट्ज, यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी से हम इस्तेमाल करते हैं AM ट्रांसमिशन, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1705 फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखिए अलग अलग बैंड का इस्तेमाल करके दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। अगर हम 540 सेंटर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल लेंगे तो 540 वाले सेंटर फ्रीक्वेंसी वाले बैंड के लिए, उस चैनल के लिए 535 विल बी द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 545 विल बी द हाईएस्ट कट
ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से 535 से 545 किलो हर्ट्ज का जो सिग्नल है, यहाँ से ये एक बैंड स्टार्ट होता है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है एएम ट्रांसमिशन के लिए वो है जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी है 1700 किलो हर्ट्ज, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 1600। मैं आपको बता दूं कि चूंकि 10 किलो हर्ट्ज का स्पेसिंग होना है तो 1695 किलो हर्ट्ज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से 1705 किलो हर्ट्ज हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा ये हाईएस्ट बैंड। और इस तरीके से इस पूरे रेंज में कई बैंड तैयार किए जा सकते हैं। एएम ब्रॉडकास्ट बैंड 535 टू 1705 किलो हर्ट्ज, ये कंप्लीटली जो रेंज है ये एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, जिसमें अलग अलग 10 किलो हर्ट्ज के बैंडविड्थ वाले एएम चैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे डायग्राम में देखिए, एक बैंड का इस्तेमाल किया गया है जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी है 545 किलो हर्ट्ज, दूसरा बैंड का इस्तेमाल किया गया है जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी 750 किलो हर्ट्ज, और तीसरा बैंड जो हाईएस्ट बैंड है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसका सेंटर फ्रीक्वेंसी है 1700 किलो हर्ट्ज। तो इस तरीके से ये एक विजुअल आपको दिखाया गया है एएम चैनल स्पेसिंग का, और इसकी डिटेलिंग दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि चूंकि हम जमशेदपुर में रह रहे हैं, और जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं वीडियो लेक्चर्स ये तैयार कर रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर जो सिटी है, ये ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर, जिसका प्राइमरी चैनल है 102.4 किलो हर्ट्ज 10 किलो वॉट, और मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट ऑल इंडिया रेडियो जो कि प्राइमरी चैनल 102.4 मेगाहर्ट्ज और विविध भारती 100.8 मेगाहर्ट्ज, चूंकि आप देख रहे हैं ये मेगाहर्ट्ज की बात कर रहा है, तो आपको बता दूं आज की डेट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑब्सोलीट हो चुका है, और उसका इस्तेमाल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं किया जा रहा है। उसका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है आज के डेट में हो रहा है एफएम ट्रांसमिशन के जरिए। तो ये करंट में 102.4 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो के प्राइमरी चैनल के लिए, और 100.8 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर के विविध भारती ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये एफएम ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि जमशेदपुर रेडियो स्टेशन जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में और इनॉग्रेट किया गया था 1 सितंबर 1990 में, जो कि एएम ट्रांसमिशन के साथ ही ये स्टार्ट हुआ था, और उस एएम ट्रांसमिशन का वेवलेंथ था 189.39 मीटर, और ये इस 189.39 मीटर मीडियम वेव पर ये इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर ने काम करना शुरू किया था। और ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर जो कि 201 प्राइमरी चैनल्स में से एक प्राइमरी चैनल है। आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में 201 प्राइमरी चैनल्स हैं, और उसके लोकल रेडियो स्टेशंस हैं, 41 विविध भारती चैनल्स हैं, और 25 एफएम रेनबो और 5 एफएम गोल्ड चैनल्स हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो जिस प्रसार भारती की हम बात करते हैं ये उसका इंफॉर्मेशन है। और आज की डेट में जो अदर रेडियो ऑफ जमशेदपुर हैं वो है 91.1 एफएम रेडियो सिटी, 92.7 बिग एफएम, रेडियो विविध भारती, रेड एफएम 93.5। तो ये जितने भी हैं आपको मैं यहाँ पर मैंने लोगो शो किया है, ये सभी एफएम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइवेट चैनल्स हैं, जबकि आपको याद दिला दूं कि ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर का जो ब्रॉडकास्टिंग जो इनॉग्रेट हुआ था वो एएम ट्रांसमिशन से ही इनॉग्रेट हुआ था। इनफैक्ट वर्ल्ड के सभी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने एएम ट्रांसमिशन से ही अपने काम की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से आज हमने स्टडी किया एएम ट्रांसमीटर का।